तो अब स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. देखिए, क्लोरोबेंजीन में अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करती है कि जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है. तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन और दिस इज अवर साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड. अब यहां पर डिफरेंस ये है कि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन में सारे कार्बन sp3 हैं. ठीक है, तो sp3 जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा होती है, उससे कम sp2 कार्बन की और सबसे कम sp3 कार्बन की. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा क्लोरीन और इस कार्बन में sp2 कार्बन में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, जबकि क्लोरीन और sp3 कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है. तो अब बोलते हैं क्लोरीन और कार्बन जो कि sp2 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, क्लोरीन और कार्बन जो कि sp3 है. ठीक है, तो क्योंकि इस बॉन्ड में क्लोरीन और कार्बन sp3 वाले बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर पोलैरिटी, और मोर पोलैरिटी होगी तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी. तो आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि इन द क्लोरोबेंजीन द क्लोरीन इज बॉन्डेड विद sp2 कार्बन while in cyclohexyl chloride the chlorine is bonded to sp3 carbon and the sp2 carbon are more electronegative than sp3. That is why this bond will have less polarity and this bond will have more polarity leading to more dipole moment. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर. कि अगर आप RCl की बात करें, ठीक है, हैलाइड्स या RX ले लेते हैं इसको अगर आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये बोल रहा है कि यहाँ पोलैरिटी तो है, क्योंकि X के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. अब इसके अकॉर्डिंग जब दोनों में पोलैरिटी है तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक को अगर आप यूज़ करेंगे तो दोनों मिक्स होने चाहिए, बट दे आर इमिसिबल. अब मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो आप ये समझिए कि अगर वाटर में किसी और सब्सटेंस को अगर आपको मिक्स करना हो तो नॉर्मली वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं. वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा. ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन किसी एक और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन आगे बना रहा होगा, ये हाइड्रोजन कहीं और बना रहा होगा. एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो बेसिकली हर हाइड्रोजन एक H बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है और हर ऑक्सीजन दो H बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब जब RX को आप इसमें ऐड करते हो तो RX को इसमें घुलने के लिए इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी इसके बीच में घुस पाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, आप 5-6 फ्रेंड्स हैं और एक नया स्टूडेंट क्लास में आता है और उसको आपके इस ग्रुप में एंटर करना है. ठीक है, तो वो आपके ग्रुप में तभी एंटर कर पाएगा अगर आप दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं. ठीक है, आपकी लाइकिंग्स सेम तरह की हैं, वो आपके साथ इजीली मिक्सअप हो सके. तो RX को अगर इसमें डिसॉल्व होना है वाटर में तो RX को इसके साथ मिक्स होना पड़ेगा. मिक्स होने के लिए इसको वाटर के बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और खुद वहाँ पर घुसना पड़ेगा. पर क्या RX का जो वाटर के साथ नया बॉन्ड बनेगा, मान लीजिए हमने RX को इसके साथ मिक्स कर दिया. अब RX में कौन सी फोर्सेस हैं, डाइपोल फोर्सेस.
ठीक है, क्योंकि RX एक डाइपोल बनेगा, वाटर एक और डाइपोल है, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन आएंगी, तो RX एंड वाटर दे हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, जबकि वाटर एंड वाटर, इन दोनों के बीच में क्या होता है? H बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है कि RX तो बना रहा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जबकि वाटर और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग है। तो क्या ये वीक डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग को तोड़ के उसकी जगह ले सकती है? नहीं। ठीक है, वाटर इस RX को अपने साथ मिक्स होना तभी अलाउ करेगा अगर H बॉन्डिंग के टूटने के बाद उसको उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग RX के साथ मिल रही हो। बट RX जो बॉन्डिंग ऑफर कर रहा है वो वीक है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो हम लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, बट सिंस देयर इंटरेक्शन विद वाटर आर ऑफ डाइपोल डाइपोल टाइप which are weaker than the hydrogen bonding already existing between the water molecules. Hence, the RX molecules cannot mix with water and break the already present H bonding. Okay? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ओनली अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की बात करते हो, आप क्या लिखते हो वहाँ पे? हमेशा अगर आप कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे ईथर आप यूज़ करते हो सॉल्वेंट, तो ड्राई ईथर यूज़ करते हो आप। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब वहाँ पर वाटर नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि RMgX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं, R इज़ नेगेटिव एंड Mg इज़ पॉजिटिव। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R नेगेटिव है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल, कि जब इसको बेस की तरह काम करना होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, और जब इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों ये ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है? देखिए, अगर आप अल्केन की बात करते हैं, एल्केन्स कितनी बेसिक होती हैं? RH की अगर आप बात करें तो एल्केन्स की एसिडिटी कितनी ज़्यादा है? आप बोलेंगे एल्केन्स आर हार्डली एसिडिक। ठीक है, कभी सुना है आपने कि मिथेन इथेन एसिडिक गैसेज हैं? नहीं, तो इनकी एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मान लीजिए इन्होंने, इट इज़ अ वेरी वीक एसिड, तो फिर भी इसने एज ए एसिड काम करते हुए H पॉजिटिव दे दिया। तो H पॉजिटिव देने के बाद क्या बचाएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा हमारे पास R नेगेटिव। अब क्योंकि ये एक बहुत वीक एसिड था, तो इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस बना, ये क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बहुत वीक होता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि R नेगेटिव, जैसे CH3 नेगेटिव, CH3CH2 नेगेटिव, कोई भी R नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर कभी भी आपके रिएक्शन मिक्सचर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे कभी भी, तो वाटर के पास क्या होता है? ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो वाटर की हाइड्रोजन्स रिलेटिवली एसिडिक हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हैं, इसलिए ये R नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हुए इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और क्या बनाएगा प्रोडक्ट में? RH एल्केन। ठीक है, तो जहां भी इसको वाटर मिलेगा, ये उसकी हाइड्रोजन को ही सबसे पहले रिमूव करेगा। ये और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये उस हाइड्रोजन को पहले रिमूव करेगा और RH बना देगा। ठीक है, इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए रिएक्शन में। ठीक है, कि आप RMgX को ट्रीट करा रहे हो किसी Y कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर आप वाटर बीच में रखोगे तो RMgX वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, या वाटर की जगह आप कोई और ऐसा, सपोज आपने ROH रख दिया, तो इसकी हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर very strong base and nucleophile, that is why they immediately attack on the acidic hydrogen of the water molecules, thereby producing alkanes. That is why they are
टू बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस ऑलवेज। अब देखिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, गिव द यूजेस ऑफ फ्रियॉन 12 DDT CCl4 एंड CHI3। ये डायरेक्टली देखिए एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो एक बार एनसीईआरटी में ही इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि कहाँ से आपको इनके आंसर्स मिलेंगे इस क्वेश्चंस के और आपको क्या उसमें लिखना है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स 10.7, तो इसमें आप फर्स्ट अगर आप देखें तो डाइक्लोरोमीथेन दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, सेकेंड इज ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो हर टॉपिक हर इन्होंने कंपाउंड यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसके बेसिक यूजेस क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या है उसको यूज़ करने की। कि क्लोरोफॉर्म को पहले एज एनेस्थेटिक यूज़ करते थे बट अब उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स, उसमें आपको डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, और अगर आप ज़्यादा क्लोरोफॉर्म इनहेल कर लें तो आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस पैराग्राफ्स और यहाँ से आप अपना एक आंसर बना के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है फॉस्जीन। तो क्लोरोफॉर्म की एरियल ऑक्सीडेशन में, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन जो है उससे ये ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस करता है विच इज़ वेरी पॉइजनस। ठीक है, तो फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, तो ये भी एक इसका टॉक्सिक इफेक्ट है। देन आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म को एज ए एंटीसेप्टिक हम पहले यूज़ करते थे बट अब हम उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ नहीं करते हम, और आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूज़ करते हैं एज एंटीसेप्टिक। देन टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, CCl4, तो ये रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आप इसमें से एनसीईआरटी में से पैराग्राफ में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन द फ्रियॉन्स, कि फ्रियॉन्स क्या होती हैं। ठीक है, CH2 CL2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी इनको बोलते हैं। तो फ्रियॉन्स की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया था। ओके, तो आप ये भी पढ़ लें। एंड लास्ट वन इज द DDT। ओके, PP डैश दैट इज पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT। तो ये क्या है, बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, जिसको आप खेती के दौरान बहुत पहले, अभी तो यूज़ नहीं किया जाता, इट इज़ अ बैंड। तो एग्रीकल्चर में इसको हम यूज़ करते थे इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, बट इसके एनवायरनमेंट पे, सॉइल पे और बर्ड्स की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा, जिसकी वजह से फाइनली US ने इसको 1972 या 74 में बैन कर दिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 you can always write from this NCERT. Okay, so now moving on to the next question. देखिए, write the structures of the major organic products in each of the following reactions. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH2Cl दैट इज क्लोरोप्रोपेन है हमारे पास, और ये एक 1 डिग्री हैलाइड है। NaI I नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो I नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो 1 डिग्री हैलाइड में अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, क्योंकि SN1 कब होता है, जब आपके पास ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, दैट इज आपके पास 3 डिग्री हैलाइड हो या 2 डिग्री हैलाइड हो मेनली। ओके, तो ये I नेगेटिव अटैक करेगा बैक साइड से कार्बन पे और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, और जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी आयोडो प्रोपेन प्लस NaCl, और ये NaCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा एसीटोन सॉल्यूशन में। इसी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और इस रिएक्शन को हम लिखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसको बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सेकेंड इज हमारे पास यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है। देखिए, तो कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ पर अटैच्ड हैं और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, प्लस KOH। अब देखिए OH, KOH में जो OH नेगेटिव है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, और क्योंकि यहाँ पर हीट का साइन दिया गया, देखिए हीट का साइन यहाँ पर लगाया गया है,
तो जब भी हीट का साइन हो इसका मतलब एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक 3 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड को OH नेगेटिव से आप रिप्लेस करते हो तो एक बार आपका SN1 रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो SN1 में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर जो आपको मिलेगा दैट विल बी ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर कार्बोकेटाइन का पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो मेथड है दैट इज एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसा, 3 डिग्री है और OH नेगेटिव एक अच्छा बेस भी है, तो यहाँ पर E2 होगा, कुछ हद तक E1 भी होगा, तो एलिमिनेशन होगी। और एलिमिनेशन में क्या होगा, देखिए ब्रोमीन तो निकलेगी, साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो इस कार्बन के साथ में जो तीनों कार्बन है तीनों एक जैसे हैं, तो कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी लाइक दिस। तो ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास। ठीक है, और ये एक ही प्रोडक्ट आएगा, तो ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास ये कंडीशंस हो और हीट का साइन दिया गया है तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन के चांसेस सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा टूटते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशंस कम होती हैं और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशंस बढ़ जाती हैं। अब अगर ये हीट साइन नहीं दिया होता तब आप मेजर प्रोडक्ट बनाते SN1 के प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहां पर ये कैसा है, ये एक 2 डिग्री हैलाइड है और 2 डिग्री हैलाइड पे NaOH OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो 2 डिग्री हैलाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो चांसेस किसके लग रहे हैं, चांसेस स्टिल SN2 के ज़्यादा लग रहे हैं। तो OH नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पे, देखिए वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट और हीट का साइन भी यहाँ पर नहीं दिया गया, मतलब एलिमिनेशन होगी बट वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इसमें बना देते हैं। देखिए OH CH2CH3, ये हमने SN2 मैकेनिज्म से यहाँ पर बनाया है। अब अगर यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता तब भी यही प्रोडक्ट बनता, क्योंकि कोई और रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्लस अगर आप एलिमिनेशन करते हैं तो OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन, किस हाइड्रोजन को निकालेगा, इस हाइड्रोजन को इजीली निकालेगा। देखिए ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अगर आप हाइड्रोजन को निकालने की बात करते हैं तो ईज ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन क्या ऑर्डर फॉलो करता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर अवेलेबल है तो वो सबसे पहले निकलती है, नहीं तो 2 डिग्री, नहीं तो 1 डिग्री। तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे ये 2 डिग्री हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री के कंपैरिजन में पहले निकलेगी, इसलिए अगर एलिमिनेशन आप करते हैं तो ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा एलिमिनेशन का। ठीक है, और ये रहेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट का साइन नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो जो आपका SN2 है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, CH3CH2Br 1 डिग्री हैलाइड है और 1 डिग्री हैलाइड पे साइनाइड CN नेगेटिव। ठीक है, CN नेगेटिव K पॉजिटिव, तो CN नेगेटिव क्या करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। 1 डिग्री है तो रिएक्शन विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, इथेनॉल विल एक्ट एज सॉल्वेंट। तो जो प्रोडक्ट इज ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ये मत बोलना कि 2 कार्बन है और ये साइनो ग्रुप है। ठीक है, साइनो इथेन या समथिंग लाइक दैट। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 और इट विल बी कॉल्ड प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड जब एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम नाइट्राइल लिखते हैं और उसके कार्बन को भी नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पर है हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड
प्लस CH3CH2Cl। अब दोबारा वही केस है, ये 1 डिग्री हैलाइड है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं बोल सकते। बट स्टिल क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड में और कोई इसके साथ कोई ऑप्शन है नहीं, SN1 हो नहीं सकता क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको SN2 मैकेनिज्म ही देगा। तो O नेगेटिव का बैक साइड अटैक होगा कार्बन पे, साइमल्टेनियसली क्लोरीन बाहर जाएगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जैसा कि SN2 में होता है, और इन्वर्जन होगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा CH2CH3। ओके, सो दिस इज द आंसर टू द 5th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए N ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN। ठीक है, अब देखिए N ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये एक 1 डिग्री हैलाइड है और 1 डिग्री हैलाइड के साथ CN नेगेटिव। CN नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो 1 डिग्री हैलाइड गुड न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कौन से मैकेनिज्म को इंडिकेट करते हैं? SN2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट थिंग के 1 डिग्री हैलाइड प्लस गुड न्यूक्लियोफाइल इंडिकेट SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में होगा क्या? अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, कि ये हमने प्रोपाइल लिख दिया, प्रोपाइल का मतलब है CH3CH2CH2 ग्रुप, और नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है। अब ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मैकेनिज्म दिखाना है, तो उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हमें दिखाना पड़ेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है CN नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है, और CN नेगेटिव में क्योंकि CN नेगेटिव इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड will attack from the carbon side. Okay, तो in a less polar environment, तो ये आप लिख सकते हैं कि आप इतना याद रख सकते हैं कि जब KCN होता है तो KCN में कार्बन की तरफ से अटैक होता है, और जब AgCN होता है तो उसमें नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होकर आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि साइनाइड इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक फ्रॉम द कार्बन साइड, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पोलर नहीं है, ये SN2 एनवायरनमेंट है। तो यहाँ CN नेगेटिव का बैक अटैक होगा, और सेम स्टेप में ब्रोमीन बाहर जाएगा। तो अगर इसकी हम ट्रांजिशन स्टेट देखें तो ट्रांजिशन स्टेट में स्ट्रक्चर देखिए, जो ब्रोमीन है उसका बॉन्ड धीरे धीरे टूट चुका है, तो उसका एक पार्शियल बॉन्ड है, और जो साइनाइड है कार्बन की तरफ से वो अटैच होगा, तो इसका बॉन्ड पार्शियली बन चुका है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्ज ये ऑलरेडी शेयर कर चुका है बॉन्ड बनाने में, और ब्रोमीन अपना बॉन्ड लेके बाहर निकल रहा है तो उसके पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और बाकी 3 पोजीशन क्या होंगी? एक हाइड्रोजन ले लीजिएंगे, दूसरा, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। और इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें अरेंजमेंट बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो रिवर्स का अरेंजमेंट आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो ये अरेंजमेंट मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जस्ट क्या किया, मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी, क्योंकि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद वाल्डन इन्वर्जन, तो इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन का मतलब है कि आप जो इनिशियल मॉलिक्यूल था उसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। तो इसकी अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो वो इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, जहाँ पर आपको ब्रोमीन को रिप्लेस करना है साइनाइड के साथ। तो दिस इज द
प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्वर्जन में यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि कार्बन 2 सिमिलर ग्रुप से यहाँ पर अटैच्ड है। जब चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं देन इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। सो दिस इज द मैकेनिज्म। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि होमो ऑफ साइनाइड अटैक्स ल्यूमो ऑफ, नॉट ओनली ल्यूमो, सॉरी, एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो। एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो इन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब हायर लेवल पे और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हों। तो Cn नेगेटिव को अटैक करना है और इलेक्ट्रॉन्स देने हैं अपने, तो वो उसका वो ऑर्बिटल होगा जो भरा हुआ है। और कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसका खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, पर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो कोई भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होगा एंटी बॉन्डिंग, और कौन सा, जो खाली हो। तो खाली होना चाहिए और एनर्जी में लो होना चाहिए। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मीन्स एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द mechanism. Okay, so I think that's good for the day. So we will start in the next lecture from the question number 16. Okay, thank you. Have a nice day.